नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। कांग्रेस अपने अगले महीने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। कांग्रेस ने टिकट बांटने का फार्मूला फाइनल कर लिया है। सर्वे और फीडबैक के आधार पर टिकट दिए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के कई मौजूदा विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं और इनकी संख्या 1.5 दर्जन से ज़्यादा बताई जा रही है। कमलनाथ नए चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी भी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी उस पर तंज कस रही है, लेकिन सवाल ये है कि मौजूदा विधायकों का टिकट काटना कहीं कांग्रेस पर भारी तो नहीं पड़ेगा। क्या नए चेहरों को मौका देकर कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। नजदीक आ गई 2023 की इलेक्शन। कांग्रेस की उम्मीदवारों का सिलेक्शन। मौजूदा कई विधायकों के टिकट कटेंगे। नाथ नए चेहरों को मैदान में उतारेंगे। बीजेपी की उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद अब टकटकी कांग्रेस पर लगी है कि कब वो अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि 15 सितंबर तक कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि 17 से ज्यादा मौजूदा विधायकों का टिकट कट सकता है और 109 नए चेहरों को कांग्रेस आजमा सकती है। यानी कांग्रेस के कई विधायकों पर खतरा मंडरा रहा है कि कब संगठन की तलवार इन पर चल जाए और ये टिकट की रेस से बाहर हो जाए। जाहिर है कि पार्टी ने उम्मीदवार चयन के लिए 3 सर्वे कराए और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ज्यादातर सीटों पर नाम फाइनल भी हो चुके हैं। हालांकि टिकट कटने को लेकर और सूची जारी करने पर कांग्रेस का क्या कहना है, सुनते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी में इस बात का निर्णय लिया जाता है। हाँ, लेकिन इस बार ये जरूर हमने तय किया है कि जनता जिसको कहेगी हम उसको टिकट देंगे। तो हमने जो सर्वे कराए हैं वो जनता से उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हम इस बार टिकट देने जा रहे हैं। अब टिकट किसका कटेगा और किसका नहीं, इसको लेकर कांग्रेस नेताओं को भी टेंशन होगी ही, खासकर उन सीटों पर जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस बेहद कम अंतर से जीती थी और सर्वे रिपोर्ट में भी यहां के विधायकों की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है। इनमें बड़नगर, राजनगर, महाराजपुर, गाड़लवाड़ा, बंडा समेत कई ऐसी सीटें शामिल हैं। वहीं कांग्रेस में नए चेहरों को टिकट देने और मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की आशंका पर बीजेपी कांग्रेस पर चुटकी ले रही है, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त गुटबाजी है। बंटाधार और करप्शन नाथ के जो दोनों गुट हैं आपस में संघर्षरत हैं। और दूसरा सबसे बड़ा विषय है कि कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पा रही कि कौन प्रत्याशी हो, क्योंकि उनके पास कोई आधार नहीं है किस आधार पर जनता के बीच जाएंगे। झूठी बातों के आधार पर, झूठ लूट और फरेब के आधार पर कब तक चुनाव में जाएंगे। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी अभी तय नहीं कर पा रही कि किसको टिकट काटें और किसको टिकट बांटें। तो ये असमंजस कांग्रेस में चुनाव के आखिर समय तक बना रहेगा और ये सामंजस्य का अभाव ही कांग्रेस की हार का कारण बनेगा। 2 सितंबर को भोपाल में कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। इसमें सर्वे रिपोर्ट के साथ जिला स्तर पर संगठन के पदाधिकारियों के फीडबैक पर मंथन होगा और इसके बाद उम्मीदवार के नाम फाइनल किए जाएंगे। जानकारों की माने तो कमलनाथ उम्मीदवारों के चयन में जोखिम लेना नहीं चाहते और यही वजह है कि 17 से ज्यादा विधायकों का टिकट काटकर नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है, ताकि कांग्रेस 2018 से बेहतर प्रदर्शन इस बार कर सके। लेकिन मौजूदा विधायकों के टिकट कटे तो उनके बगावती सुरों को कांग्रेस कैसे हैंडल करेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो कांग्रेस की इसी रणनीति को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और आमतौर पर कांग्रेस में हमने देखा परंपरा रही है कि जो जीता हुआ उम्मीदवार रहता है, चाहे उसके प्रति कितना ही असंतोष हो, पार्टी के नेताओं की कितनी नाराज़गी हो, कार्यकर्ताओं का चाहे जो फीडबैक हो, उसको टिकट दे ही दिया जाता है। और पिछले कई चुनाव से हम ये देख रहे हैं कि बहुत ऐसा अपवाद होता है कि किसी का टिकट काटा जाए या उसके परिवार में किसी को दे दिया जाए।
लेकिन फिलहाल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के पहले अगर ये खबर आ रही कि 1.5 दर्जन से ज़्यादा टिकट कट सकते हैं, तो ऐसे क्या कांग्रेस की कोई रणनीति या बीजेपी की तैयारियों को देखते कोई चिंता? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि इस बार कांग्रेस की रणनीति अलग है, और उसका कारण ये है कि इस बार का चुनाव चूंकि साधारण चुनाव नहीं है और ये रणनीति उनको बनाना ही पड़ेगी। और ये जो टिकट कटने की संभावना है, इन टिकट कटने की संभावना 3 कारणों से है। एक तो फीडबैक ही आया है कुछ विधायकों का कि उनकी अलोकप्रियता है और किसी कारण से, चूंकि 2018 का चुनाव वो जीत तो गए थे लेकिन वैसा उनका परफॉर्मेंस बचा नहीं। कुछ विधायक बीमार अस्वस्थ भी हैं आयु की दृष्टि से। 2-3 विधायक जो हैं, जिसमें भोपाल उत्तर के विधायक भी हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और किसी और को टिकट दिया जाए। अपने उत्तराधिकारी बेटे को बना दिया उन्होंने। हाँ, वो बेटे को उन्होंने बना दिया है। और तीसरा एक कारण ऐसा होता है कि कई बार कोई वरिष्ठ नेता किसी बड़ी जिम्मेदारी पर जाता है, तब उसके परिवार से उसको टिकट देते हैं और वो टिकट भी बदला हुआ जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि 2018 उससे पहले दिग्विजय सिंह कहीं और चले गए थे तो उनके पुत्र को उसका टिकट दिया गया था। तो इस तरीके से ये जो रणनीति उनकी है, इस रणनीति के तहत कुछ टिकट बदले जाएंगे और कुछ टिकट काटे जाएंगे। कुछ सीटों पर इसमें कोई शक नहीं कि असंतोष भाजपा कांग्रेस के अंदर है। जैसे मुल्ताई की सीट पर असंतोष है, बहुत संभव है कि वो टिकट बदले। बड़नगर का आपने खुद भी उल्लेख किया है कि बड़नगर का वो टिकट बदले। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस भोपाल में ये कोशिश कर रही थी कि भोपाल मध्य से जो आरिफ मसूद है उनको उत्तर भेज दिया जाए। अब जो भी स्थिति अलग बने, लेकिन ये सारी की सारी चर्चा है। और ये चूंकि इस बार जो, जैसे कि अपन ने इससे पहले भी चर्चा की है कि एक-एक वोट के साथ साथ, एक-एक सीट के साथ साथ एक-एक वोट का भी चुनाव होना है। क्योंकि 2018 में दोनों पार्टियों को लगभग बराबर वोट मिले थे, 20-30 हजार भाजपा को ज्यादा मिले थे, बाकी दोनों को बराबर वोट मिले थे। ऐसी स्थिति में अभी भी कोई पार्टी कितना ही दावा करे, लेकिन अभी भी मुझे दोनों पार्टी बराबरी पर दिख रही है। अब जो उम्मीदवार है, क्योंकि समय के साथ समाज में मतदाता में जागरूकता आती है, उस जागरूकता के तहत वो पार्टी देखती है, सिद्धांत देखती है, नीतियां देखती है, घोषणा पत्र देखती है, इसके साथ साथ उम्मीदवार की छवि भी देखती है। तो मैं समझता हूं उसी बात को सावधानी में रख करके कांग्रेस ने इस बार फीडबैक लिया है। 3-4 तरीके से उन्होंने फीडबैक लिया है। पार्टी के स्तर पर भी लिया है, किसी संस्था से भी उन्होंने फीडबैक कराया है, मीडिया से भी फीडबैक लिया है, और ये सब करके उन्होंने सारी की सारी तैयारी की है। इसलिए टिकट अगर कुछ बदले जाते हैं तो आश्चर्य नहीं होगा। जी, तो बिल्कुल ब्रजेश जी, टिकट बदलने की बात हो रही है 17, और हो सकता है संख्या बढ़ भी जाए, कुछ कम भी हो सकती है। फीडबैक की भी बात हो रही है। एक फीडबैक दिग्विजय सिंह भी लेकर आए थे और कहा गया था कि 66 सीटें जो कांग्रेस 2 चुनाव, 3 चुनाव, 5 चुनाव और कई सीटें 6 से 7 चुनाव से भी हार रही है, उन पर उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए जाएंगे। हालांकि बीजेपी ने बाजी मार ली, 39 टिकट घोषित कर दिए। कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाई। अब 2 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद संभव है इस पर मोहर लग जाए, लेकिन लग रहा है कि केवल एक इसी सर्वे के आधार पर इसकी घोषणा हो जाएगी या 17 टिकट, क्योंकि सर्वे का ये दौर हमने देखा है कि लगातार चलते रहता है कि जब तक फाइनल टिकट घोषित ना हो जाए। और ऐसे में केवल क्या 17 टिकट काटने के बाद इस पूरा संतोष को या जो नाराज़गी उसको पार्टी थाम पाएगी, दबा पाएगी? देखिए मनोज जी, मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस को टिकट काटना एक तरह से मजबूरी भी कह सकते हो। 1/4 उसे टिकट काटेगी, तब कहीं वो सत्ता में लौट सकती है, क्योंकि लगातार जो उनके विधायक हैं या जो उनके साथ जो अलोकप्रिय होते जा रहे हैं एक तो, और जो सक्रिय नहीं है, जिनका जिला संगठन से लेके ब्लॉक संगठन तक ने फीडबैक ऐसा दिया है कि उनके खिलाफ नाराजगी है। कुछ विधायकों के खिलाफ तो वो पंच सरपंच तक आए थे पीसीसी में और कमलनाथ से मुलाकात करके गए हैं कि इनका टिकट नहीं चाहिए। मैं यहाँ नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन देखिए आप कि इस तरह के विरोध 3 स्तर पर सर्वे कराए हैं कांग्रेस ने। पहला सर्वे उनका संगठन स्तर पर फीडबैक लिया, कमलनाथ ने खुद सर्वे कराया, और फिर पार्टी ने आला स्तर पर, संगठन ने जो केंद्रीय आला काम ने उसने सर्वे कराया। तो 3 स्तर पर सर्वे हुए हैं। इन 3 स्तर पर सर्वे का बाकायदा वो देखा जा रहा है कि पार्टी का क्या फीडबैक है, वहाँ के जिला ब्लॉक अध्यक्षों से लेके पार्टी पदाधिकारियों की क्या राय है उस व्यक्ति के बारे में। फिर कमलनाथ ने अपना सर्वे कराया, लोगों से फीडबैक लिया, जो शर्मा जी भी बता रहे थे। फिर AICC ने भी अपना सर्वे कराया, राहुल गांधी कह सकते हैं, उनकी टीम भी एक सर्वे कर रही। इसके बाद पहली जो आप बात कर रहे हैं स्क्रीनिंग कमेटी जो करेगी कि उनमें से जो एक ही सर्वे में एक पे सहमति बनती है, जिन पे ज़्यादा विरोध नहीं है, उनका पहले चरण में घोषित कर दिया जाएगा। दूसरे चरण में उन लोगों को घोषित कर दिया जाएगा जो आपने कहा दिग्विजय सिंह 66 सीटों पर दौरा करके आए हैं। उन सीटों पर हो सकता है कि पहले ही चरण में आप उनके नाम डिक्लेयर कर दें, क्योंकि वो लगातार 2 से 5
बार तक हार चुके हैं ऐसी सीटें में, चाहे आप वो बुधनी सीट ले लीजिए, चाहे होशंगाबाद, सिवनी, मालवा सीट ले लीजिए, पिपरिया सीट ले लीजिए, गोविंदपुरा सीट ले लीजिए, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो 66 सीटों की बात कर रहे हैं। यहाँ उम्मीदवारों पहले घोषित कर सकते हैं, क्योंकि कमलनाथ ने हालांकि संकेत दिए हैं कि उनको जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी इस वजह से नहीं है कि कांग्रेस को एक डर है कि अभी से यदि उन्होंने टिकट डिक्लेयर कर दिए तो बगावत हो सकती है, गुटबाजी हो सकती है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बीजेपी में लोग जा सकते हैं। यदि वो जिस बीजेपी में बगावत की उम्मीद करके वो कुछ लोगों का आने का इंतजार कर रहे हैं, वो उनके साथ हो सकता है, वो उनके साथ हो सकता है। तो आप देखिए कि वो कुछ लास्ट में जो तीसरे दौर में, तीसरे चरण में जो घोषित करेंगे वो वही सीटें रहेंगी जहां पे उनको उम्मीद है कि बीजेपी में बगावत होगी और वहां से लोग टूट कर आएंगे, उनको वो टिकट दे सकते हैं। वो संभावित सीटों को वो रखेंगे जहां उनके पास दमदार प्रत्याशी नहीं है, जहां उन्हें उम्मीद है जो लोग उनसे संपर्क में है, टिकट नहीं मिला तो वहां होगा। और वो जो अपने लोगों को, कमलनाथ ने इशारा ये भी कर दिया है कि जिन लोगों को चुनाव में टिकट देने जा रहे हैं, जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सर्वे में प्राथमिकता में आए हैं, वो तीनों सर्वे में जिनका फीडबैक अच्छा आया, उनको इशारा कर चुके हैं कि आप सक्रिय हो जाइए, आपको टिकट दिया जाएगा। वो सक्रिय भी हो गए, लेकिन टिकट उनको डिक्लेयर नहीं किया। अब यदि नाराजगी होती है तो उसको कैसे साधेगी कांग्रेस, शायद मुझे लगता है यही एक डर है। लेकिन कुछ सीटों पर, जैसे हम बात करें, यदि उदाहरण के तौर पर लें, उदयपुरा में देवेंद्र पटेल का टिकट काटने का चल रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहाँ किरारों की संख्या ज़्यादा है और संजय मसानी को वहाँ से टिकट देते हैं तो बुधनी से लगी हुई सीट है, तो उनको कुछ फायदा इधर से भी मिल सकता है। और वो तमाम घर भी बनवा रहे हैं। हाँ, तो एक गणित बैठाया जा रहा है कि जातिगत समीकरण कैसे हैं, किस आधार पर, जातिगत समीकरण के आधार पर भी कांग्रेस वहाँ टिकट डिक्लेयर करेगी कि यदि किसी जाति के विधायक अभी मौजूदा हैं, यदि वहाँ पे दूसरी जाति के वोट निर्णायक हैं, तो वहाँ से यदि जो दावेदार हैं उसको दे सकते हैं। दीपक जोशी का भी नाम चल रहा है कि उनको भी टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग के ज़्यादा वोटर हैं, इसलिए वहाँ से उनको टिकट दिया जा सकता है जहाँ से वो लड़ते आए। तो आप देखिए ये सारे मंथन चल रहा है। 2 तारीख को बैठक होगी और 10 से 15 में मुझे लगता है कि पहली सूची आ सकती है जिसमें कोई विवाद नहीं है, जहाँ पे एक नाम पर सहमति बन रही है। तो वो ऐसे 50 से 100 लोगों के नाम भी हो सकते हैं जिनकी पहली सूची कांग्रेस में जाए। कांग्रेस कहीं भी कोई गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तरह 2018 में वो सत्ता में आ गए थे, इस बार कांटे का मुकाबला है, तो एक भी गलती उनको एक सीट गवा सकती है। तो वो हर सीट पर मंथन बेहतर तरीके से करना चाहते हैं। एक एक वोट की है, तो एक एक वोट की लड़ाई है, एक एक सीट भी भारी है, तो वो एक एक सीट किस तरह से बचा सकते हैं, टिकट काट के बच सकती है, नाते रिश्तेदार को देकर बच सकती है, किसी दूसरे को देकर बच सकती है। इन तमाम बिंदुओं पर, तमाम चीजों पर चर्चा करने के बाद एक एक सीट पर फोकस करके वो अपना निर्णय लेने वाले हैं, ताकि, और ये भी देखना चाह रहे हैं कि यदि 39 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए तो वहां उनकी स्थिति क्या है, इस पर बाकायदा नजर रखिए कांग्रेस। यदि उसकी परिस्थितियां रहती हैं, ठीक रहती हैं कि बीजेपी में वैसी बगावत नहीं हुई, तो एक बार वो भी घोषित करके देख लेते हैं। तो ऐसी सीटों पर घोषणा, मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं 10 से 15 तारीख में पहली सूची आ सकती है, 2 तारीख की बैठक के बाद जल्दी एक सूची कांग्रेस को भी हमें देखने को मिल सकती है। शर्मा जी, लेकिन एक और संकट है कि आप एक तरफ टिकट काटने की बात कर रहे हैं कि उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, लेकिन अब अगर हम बात करें जो कई सारे नेता, अजय सिंह हैं, रामनिवास रावत है, अशोक सिंह है, जो 2-2, 3-3 चुनाव से लगातार हार रहे हैं, तो संकट इनके लिए भी खड़ा हो जाएगा कि आप इनको किस आधार पर टिकट देंगे, कि जब आप जीते हुए टिकट काट सकते हैं तो ये तो लगातार 1-1, 2-2, 3-3 चुनाव हार रहे हैं, तो टिकट कैसे देंगे। सुरेश पचौरी का इस कैटेगरी में रख सकते हैं जो कभी चुनाव नहीं जीते हैं। और एक समस्या ये भी है कि एक उदाहरण है कि भंवर सिंह शेखावत कि पहले चल रहा था बीजेपी से नाराज है, खबर आई कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वो इंदौर में कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला से मिलते हैं और धार में उनके खिलाफ पोस्टर लग जाते हैं कि आयातित या भारी प्रत्याशी नहीं चलेगा, तो वो घोषणा कर देते हैं मैं निर्दलीय लड़ूंगा। तो ये भी एक नया संकट है, इससे कांग्रेस कैसे निपटेगी? देखिए, निश्चित रूप से ये संकट तो मान करके चलिए कि चुनाव आचार संहिता लगने और चुनाव शुरू होने तक चलेगा, और इसमें भी कोई शक नहीं कि कुछ लोग भाजपा के कांग्रेस में जा सकते हैं और कांग्रेस के कुछ लोग भाजपा में आ सकते हैं। लेकिन अभी जो मुझे जो लग रहा है कि अभी जो पहली सूची वो जारी करने की जो खबरें आ रही हैं कि सितंबर के पहले सप्ताह में वो अपनी कुछ सूची जारी करेंगे, तो ये सूची उन स्थानों की होगी जिस तरीके से भाजपा ने एक रणनीति बनाई है कि उन 39 सीटों की जारी की जहां वो लगातार हार रहे हैं और हारी हुई सीटें हैं। ठीक उसी प्रकार मुझे जो लग रहा है कि कांग्रेस का जो पहली सूची जारी होगी, कांग्रेस भी इसमें उन्हीं सीटों को प्राथमिकता दे सकती है जो सीटें वो हारी हुई सीटें हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं जिनके उनको टिकट काटना है। ये काटे हुए टिकट मान करके चलिए कि ये तीसरी सूची में होंगे, क्योंकि मोटे तौर पर जिनके टिकट उनको काटना है उन विधायकों को मानसिक रूप से समझाना और समझा करके काम में लगाना
ये कांग्रेस के पास एक बड़ी चुनौती है। और जो हालांकि नया जब- आएगा उसके खिलाफ ज़्यादा इतना वक्त ना मिले कि ज़्यादा उसको साथ भीतर घात हो या उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। जी जी जी, तो इसी रणनीति के तहत अभी हम देखें कि अगर चुनाव होते हैं तो बगावत तो हर दल में होती है, लेकिन भीतरघात कहीं ना कहीं अगर होता है तो वो कांग्रेस में दूसरे दलों की तुलना में ज्यादा होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो आपने कहा है कि इन विधायकों को कोई अतिरिक्त समय ना मिले, या दूसरा काम ये भी हो सकता है कि जिनके टिकट काटे जाएं उनको किसी दूसरी जगह भेज दिया जाए। वहां से मान लीजिए अगर टिकट कटता है, बड़नगर का ही टिकट कटता है, तो कोशिश ये वो कर सकते हैं कि वहां से उठा करके उनको कोई दूसरे क्षेत्र में काम में लगा दें जहां उस समाज के लोग हों या जो भी कुछ हो, ताकि वो उस क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय ना रह सके। ये तभी संभव होगा जब मतदान की तिथि का टाइम पीरियड जो है वो कम होगा। या तो जो मुझे पुलिस तो की लग रहा भाषा है- में जिसके कहते हैं जिला बदर कर दिया जाए कि इस क्षेत्र में नहीं दिखोगे आप, दूसरे इलाके में नजर आइए। ऐसा पार्टी करती भी रही है। बिल्कुल। हाँ, करती रही है, करती रही है। तो कांग्रेस भी मान करके चलिए कि जिनके टिकट कटेंगे उनको कहीं बहुत दूर के काम में उनको लगाया जाएगा। बहुत संभव है कि उसमें से 2-4 को जो केंद्रीय कार्यालय उनका बन रहा है चुनाव का, जहां से संचालन करेंगे, तो उनको चुनाव संचालन समिति में जोड़ लिया जाए। बहरहाल उस क्षेत्र से तो उनको हटाएंगे, लेकिन ये मौजूदा विधायकों के, ये मेरा अनुमान है, बाकी कह नहीं सकते। जी, ये बिल्कुल। सबसे लास्ट में होगा। अभी पहली सूची में तो जो हारे हुए उम्मीदवार सीटें हैं या जो चुनौती वाली सीटें हैं, मान लीजिए अगर एक सीट पर जीत भी गए हैं तो वो चुनौती की सीट है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, विदिशा की सीट कांग्रेस जीत तो गई थी, लेकिन कांग्रेस के लिए वो बड़ी चुनौती वाली सीट है। बिल्कुल। तो ऐसी जो चुनौती वाली सीट है, जैसे भोपाल दक्षिण, वो जीत तो गए थे, लेकिन कुछ भी हो वो चुनौती वाली सीट है। तो या तो अगर सिटिंग एमएलए के वो घोषित करेंगे तो उन सीटों की घोषित करेंगे जो चुनौती वाली सीट है, तो बाकी अन्यथा ज्यादातर हारी हुई सीटों के वो घोषित कर सकते हैं। ये अनुमान है मेरा। जी, तो ब्रजेश जी, जो शर्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल 16% सही है, 16 आना, लेकिन जो 100 नए चेहरों की बात कर रहे हैं तो उनमें से जो 66 है उनमें पहले कर दें घोषित, तो वो एक फ़ायदेमंद बीजेपी के लिए, माफ कीजिए कांग्रेस के लिए हो सकता है। इसके साथ ही ज़्यादा असंतोष इसलिए नहीं उभरेगा कि बहुत सारे जो दावेदार हैं उनके दिमाग में रहेगा कि ठीक है भैया ये सीट तो हम 2 बार 3 बार से हार रहे हैं। लेकिन दूसरा संकट, एक उदाहरण के तौर पर नरेला का उदाहरण है कि 2 बार से चुनाव जो हारे हैं उम्मीद, वो भी वहाँ प्रचार कर रहे हैं, और जो दूसरे विधानसभा में क्षेत्र रह रहे हैं वो भी वहाँ प्रचार कर रहे हैं। गोविंदपुरा की हम बात करें, ये भोपाल के आसपास का उदाहरण है कि जो संभावित है भावी उम्मीदवार, वो पूरी दीवारें उन्होंने रंग दी, दूसरे जो बस स्टॉप पे पोस्टर पोते दे रहे हैं। तो भले आप उनको जिला बदर जो कहें या कहें कि आप उनको चुनाव के समय का टिकट नहीं देता, उनको हटा भी देंगे तो वो समर्थकों के जरिए ही सही दिक्कत तो पहुंचाएंगे। हर चीज में एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव बिल्कुल। होता है। यदि आप कह रहे हैं कि नरेला का, हम गोविंदपुरा का उदाहरण देख लें कि वहाँ पे बहुत सारे दावेदार, भावी उम्मीदवार सक्रिय हैं, यदि आज वहाँ पे एक व्यक्ति को टिकट दे देती है कांग्रेस, तो बाकी के जो सक्रिय हैं, जो कार्यकर्ताओं को चार्ज कर रहे हैं, लोगों को कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, वो घर बैठ जाएंगे या फिर दूसरी रणनीति अपनाएंगे। तो एक घाटा ये भी है। फायदा ये है कि आपने यदि एक व्यक्ति को टिकट दे दिया तो वो जी जान से लग जाएगा और मेहनत करेगा, तो हो सकता है प्लस में हो जाए, लेकिन घाटा ज़्यादा दिखता है। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं मनोज जी, जिसकी हम बात करें कि जो हारी हुई सीटें, लगातार हार रहे हैं, वहाँ पे मुझे लगता है कुछ लोगों को संकेत दे दिए गए। उन सीटों पर जो युवाओं को लाने की बात की जा रही है, चाहे वो युवक कांग्रेस से हों, चाहे एनएसआई से हों, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हों, यूथ हों, उनको लिया जा रहा है। और नए युवाओं में वो भी सीटें शामिल हैं मनोज जी, जो सिटिंग एमएलए हैं, जिनका खिलाफ नाराजगी है, उनके रिश्तेदारों को देना है, किसी की पत्नी को देना है। कांग्रेस में ऐसा कोई परहेज तो है नहीं है, किसी के भाई को देना है, किसी को बेटे को देना है, तो वहां पर भी कोई नाराजगी नहीं होगी, उस व्यक्ति को टिकट दे सकते हैं। तो इन सीटों पर फोकस कर रही है कांग्रेस, और हो सकता है जो शर्मा जी ने कहा है कि पहली सूची उन्हीं लोगों की आए कि जहां पर कोई नाराजगी नहीं हो, जहां पर बहुत सारे दावेदार हैं। यदि गोविंदपुरा में ज्यादा दावेदार हैं तो वहां दिक्कत है। नरेला की जो आपने बात की, वहां पर क्या 3 दावेदार हैं। आप देखिए, महेंद्र सिंह चौहान को आपने कई बार आजमा चुके हैं, दूसरे एक जो दावेदार हैं वो चुनाव में सक्रिय हो जाते हैं, इसके बाद गायब है। सुनील सूद तो आपको कहीं सक्रिय दिख नहीं रहे। एक मनोज शुक्ला प्रबल दावेदार हैं, जो लगातार पिछले 5 साल से उस सीट पर कार्यरत हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप टिकट क्लियर कर सकते हो। महेंद्र सिंह चौहान भी सक्रिय हैं, आप उनको वहां पे लगा सकते हो, या तो जैसे ही अजय सिंह को टिकट मिलेगा तो आप उम्मीद कीजिए कि वो तो वहां से जा सकते हैं, वो अजय सिंह के क्षेत्र में मेहनत करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। यदि हम होशंगाबाद की बात कर लें तो वहाँ किसी यूथ पर आप जातिगत आधार पर आप टिकट दे सकते हो, क्योंकि लगातार हार रहे हो। सिवनी मालवा है, पिपरिया है, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, तो आप वहाँ दे सकते हो। लेकिन यदि आप पहली सूची में शशांक भार्गव के अलावा वहाँ पर कोई प्रबल दावेदार नहीं है आपके पास,
तो आप जो शर्मा जी ने भी कहा विदिशा में आप डिक्लेयर कर सकते हो, भोजपुर में आप कोई नया दावेदार होगा तो युवाओं को आप दे सकते हो, क्योंकि पचौरी जी लगातार हारते रहे वहाँ से, तो वहाँ आप दाव चल सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहाँ पर कोई विवाद नहीं होगा, जहाँ उम्मीदवार तय कर दोगे तो कांग्रेस प्लस में रहेगी। लेकिन कुछ सीटों पर जहाँ पूर्व विधायक दावेदार हैं, लगातार हार रहे हैं, जहाँ दावेदार दमदार दावेदार हैं बहुत सारे, मुझे लगता है उनको होल्ड कर दिया जा सकता है ताकि वहां पे बगावत ना हो और वो सब मेहनत करते रहें। आखिर में आप एक आदमी सबसे बड़ा संकट ये ना, इसके लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं में आपस की सहमति भी जरूरी है। बहरहाल इस पर भी और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इस चर्चा को विराम देना होगा क्योंकि समय की कमी है। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर एक कहा जाता है कि जुगाड़ से आप मंत्री बन सकते हैं, जुगाड़ से आप विधायक का टिकट भी जीत सकते हैं, लेकिन टिकट लेने के लिए आपको बहुत अतिरिक्त प्रयास करना पड़ते हैं, भाग्य का सहारा चाहिए होता। और इस चुनाव में भी हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग चुनाव हार जाते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जीतने का तो मुख्यमंत्री बन सकता है, विधायक बन सकता है, और कई ऐसे लोगों की लॉटरी खुल जाती है जिनके बारे में कहा जाता है इनको टिकट ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाते हैं तो क्या केवल 17 ही विधायक इस जद में आएंगे? ये भी एक सोचने की बात है। और क्या केवल 109 नए चेहरों के साथ 230 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस अपना परचम फहरा पाएगी? ये भी एक चिंता की बात है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।